खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। जल भराव की समस्या से खफा लोगों ने किया चक्का जाम। परशुराम सर्किल पर वाहनों की लगी कतारें। पनाश सोसाइटी में आग की सूचना से मचा हड़कंप और हुई मॉक ड्रिल। हाई राइज बिल्डिंग में आपदा प्रबंधन के लिए कलेक्टर और SP सहित पहुंचे कई विभाग। मिनी सचिवालय परिसर में धंसी सड़क और निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। हल्की बारिश के बाद ही खुली पोल। और 5 साल से फाइलों में कैद है बरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। सुस्ती के चलते सिरे नहीं चढ़ी योजना। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर शहर के प्रताप स्कूल के पीछे स्थित अखेपुरा के निवासियों ने गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर गुरुवार को परशुराम सर्किल पर रास्ता रोक दिया। जाम लगने के कारण इस मार्ग से निकलने वाले वाहन एवं बस चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी संजय शर्मा जाप्ते के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों की समझाइश कर रास्ता खुलवाया। पूर्व पार्षद धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि प्रताप स्कूल के पीछे अखेपुरा के गुर्जर मीणा बस्ती के घरों का पानी पास स्थित पुराने जोहड़ में जाता था। यहाँ भू माफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं और जोहड़ सिमट गया है और ऐसे में घरों से निकलने वाला पानी जोहड़ में नहीं जा पाता और इलाके में जल भराव की स्थिति हो रही है। साथ ही जमा पानी घरों की दीवार और नींव में समा रहा है। इसके चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हम रह रहे घर पे 2 पैर रखने की गैल नहीं है। उतरते हैं तो तभी कीचड़ किसको जाए। हम सारे मकान की रेड हो गई पीछे से और निकलने को गैल भी नहीं है। नहीं तो रोड वहाँ पे नहीं कोई, नहीं तो वो उसकी कीचड़ और नहीं उसका पानी का कोई समाधान नहीं है। वहाँ पे किसको जाए, घर में सील आई पड़ी है, सारे मकान खराब हो गए। समस्या यह है हमारे पानी नहीं जा रहा है। सारे जोड़े रोक ली लोग और कीचड़ तो हो गया जो कीड़ा पड़ेगा मकान में घुस रहा कीड़ा है जो हम बच्चा भी तो पानी खबर जगह ना खाओ कोई जोड़ी को और जोड़ी को समाधान होगा तो पानी नहीं जाए आगे। या जोड़ी को समाधान करो कुछ। अब कहाँ से पूर्ति कर रहे हैं पानी? आज पूर्ति ना हो रही, पानी सारे सड़क पर भरे पड़े निकलने जगह ना है। घर में भर गया पानी तो आज तक जाम लगा है। आज ये जाम लगा है। पुल तो जोड़ी भरी है, इतने तो पानी नाली हो रहे नए रास्ता जगह ही ना पानी निकलवाओ ना रास्ता पूरा खुलवा दो और खूब नाला बनवाओ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी नाला नहीं है क्या फिलहाल? नाला है गाय को नाला इतना सा नाला है। उधर क्षेत्र में जल भराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि लगातार पानी भरे रहने से उनके मकानों में भी दरारें आने लगी है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ नए नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन वह भी अवरुद्ध हो गया है। वहीं बाद में संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जल भराव की स्थिति का निरीक्षण कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हमारे एक समस्या आई है कि हमारे नीचे हमारे एक मोहल्ले में सड़क है नीचे जो हमारे मीणा गुजरात बस्ती के नाम से जानी जाती है। सड़क में नीचे जाते हैं, साइड में नाला है पक्षी माता के पास। उस नाले का जो निकास था पहले हमारे जोड़ के अंदर था। जोड़ में कुछ भूमाफिया, चाहे उसमें कोई भूमाफिया हो, चाहे किसी का बड़े नेता का साथी हो, चाहे कोई छोटे नेता का साथी हो, उन भूमाफियाओं ने चारों तरफ कब्जा कर लिया। उस जोड़ को अपने आप में छोटा कर दिया, जिससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा। जो पानी का निकास निकल नहीं पा रहा है, पानी फेंट मार के वापस घरों में घुस रहा है। जो नवों की जैसे मकानों की नींव है वो पानी जाने से कमजोर हो रही है और जैसे छत भाई कोई हादसा होने की वो है संभावना। ये बारिश है आती है, पानी इतना भर जाता है, लोगों को निकलने करने में समस्या आती है। हमने यही कही थी, हमने प्रशासन से भी यही कही थी। अलवर शहर के स्की मार्ट की हाई राइज रेजिडेंट सोसाइटी पनाश में गुरुवार दोपहर आग लगने की सूचना से खलबली मच गई। कंट्रोल रूम को B905 फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, UIT, अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, ASP दीपक शर्मा और CO अंगद शर्मा ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। हालांकि कुछ देर बाद साफ हुआ कि यह जिले की पहली हाई राइज बिल्डिंग मेगा मॉक ड्रिल थी। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 9वीं मंजिल पर आग लगने का काल्पनिक दृश्य तैयार किया गया।
अब तक जिले में 1 या 2 मंजिला इमारतों में ही मॉक ड्रिल होती रही थी, लेकिन पहली बार इतनी ऊंची इमारत में बचाव अभियान का अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद विभिन्न विभागों के मौके पर पहुंचने का समय रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश विभाग तय समय पर पहुंच गए, लेकिन अस्पताल की एम्बुलेंस और पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली अपेक्षा से धीमी रही। मलबा हटाने सहित कुछ कार्यों में देरी सामने आई, जिन्हें भविष्य में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उधर एसपी पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि देश और विदेश में हाई राइज इमारतों में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में अलवर में पहली बार इस तरह की मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ऐसे हादसों में पुलिस की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि ट्रैफिक नियंत्रण, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, परिजनों तक सूचना पहुंचाना और पूरे रेस्क्यू अभियान का समन्वय करना भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अरावली बिहार थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के संयुक्त प्रयास से मॉक ड्रिल संपन्न हुई। देखिए, आज हमने जो मॉक ड्रिल की है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में 9वें फ्लोर पे आगजनी की हमने मॉक ड्रिल की है, क्योंकि देश विदेश के अंदर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर घटनाएं हुई हैं और बड़ी संख्या में जाने भी गई हैं। उसको देखते हुए प्रशासन ने, पुलिस ने निर्णय लिया कि इस बार मॉक ड्रिल जो है हाई राइज बिल्डिंग में कराएंगे। आज हमने मॉक ड्रिल की है। सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का जो समय हमने नोट किया है, कमोबेश सब लोग जो है एक्टिवली टाइम से पहुंचे हैं। तो इक्विपमेंट का जो है एक्शन का टाइम है वो मैं नोट किया है, लगभग 15 से 20 मिनट आया है। उसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कुछ जो लोग लेट पहुंचे हैं उसको लेकर भी हम विश्लेषण करेंगे और अब भविष्य में अगर यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रशासन और पुलिस उसको निपटने के लिए तैयार। इस बिल्डिंग से थाना 50 मीटर है, इसमें सर पुलिस को पहुंचने में कितना समय लगा? देखिए, पुलिस तो इमीडिएटली पहुंच गई थी और पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा ही सभी अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया था। और पुलिस का काम कॉर्डनिंग का भी होता है, जो घायल होते हैं उनके लिए ग्रीन पाउडर प्रोवाइड करने का भी होता है। तो घटना न केवल घटनास्थल की सुरक्षा बल्कि आसपास जहाँ पर घायलों को लेके जाया जाता है वहाँ पर व्यवस्था करनी होती है, एमएलसी की व्यवस्था करनी होती है, परिजनों को इन्फॉर्म करना होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज, सारी जो फॉर्मेलिटीज पुलिस करती है। आज की जो मॉक ड्रिल थी वो हमने एक यूनिक सिचुएशन में पहली बार की कि हाई राइज में यदि आग लगे तो प्रशासन और पुलिस और हमारे सारे विभाग कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 9th फ्लोर में एक आग लगने का सिनेरियो प्ले आउट किया। ठीक 12:35 पे मुझे कंट्रोल रूम से कॉल आया कि ऐसे ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 9th फ्लोर पे एक अपार्टमेंट में आग लगी है और काफ़ी लोग उसमें जलने की सूचना मिली। तो इमीडिएटली पुलिस और प्रशासन यहाँ पहुँचे। हमने ये पाया कि एक 9th फ्लोर से इवैक्यूएट करने में एवरेज टाइम ही हमें 16 से 20 मिनट लगभग लगा लोगों को निकालने में। तो इस पे हम आगे काम करेंगे कि ये रिस्पांस टाइम कैसे और कम हो। इसके साथ ही हमने फायर टेंडर की कैपेबिलिटी चेक करने का सोचा था। तो हमने देखा कि हमारा जो फायर टेंडर है नगर निगम का, वो ऊंचाइयों पे भी आग पे काबू पाने में सफल रहेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ें लैकिंग भी मिली, जैसे हॉस्पिटल की तरफ से जो गाड़ियाँ आनी थी वो थोड़ी लेट आई, तो उसके रिस्पांस टाइम पे हम आगे काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी की तरफ से मलबा हटाने के जो सामान थे वो थोड़े अपर्याप्त थे, ट्रायाज की टीम आने में समय लगा। तो हमारे लिए अच्छा पॉइंटर है, हम इन चीज़ों पे और सुदृढ़ करें व्यवस्था और आगे कुछ हो तो। मैम, इस बिल्डिंग में जैसे आपने देखा होगा पूरे टोटल किस तरह से बनी हुई है, क्योंकि आप मॉक ड्रिल तो यहाँ भी नगर निगम में देखा होगा, फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताएं। मैं अभी तो इमीडिएटली हम डिजास्टर मैनेजमेंट का कर रहे थे ड्रिल, पर मैं नगर निगम से इसकी रिपोर्ट जरूर लूंगी और पूरी तरह बिल्डिंग कैसे सुदृढ़ की जा सकती है उस पर भी काम करेंगे। पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग में मॉक ड्रिल कराई जा रही है जी। तो किस तरह का? हाँ, तो यही हर बार हम थोड़ा ग्राउंड फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक करते थे, लेकिन बार बार पिछले 6 महीने में ऐसी वारदातें सुनने में आ रही है कि हाई राइज बिल्डिंग्स पे हादसे हो रहे हैं, चाहे गिरने के चाहे आग लगने की। इसीलिए आज ये टेस्ट किया था अपनी कैपेबिलिटी का कि कैसे इसमें हम बिहेव करते हैं। तो टाइमलाइंस जिनकी भी हमें थोड़ी सी एक्सटेंडेड या डिलेड लगी हैं, उन सिस्टम्स को और सुदृढ़ करेंगे। अलार्म्स को, मेडिकल की ट्रायाज टीम को थोड़ा और सुदृढ़ करने पे मेरा काम रहेगा। टोटल कितना टाइम निकला मैम? 12:35 पे मुझे पहली बार कॉल आया था। बाकी टीम्स मेरे से पहले भी, जैसे मेडिकल को पहले कॉल गया था, वो पहले आ गए थे। अभी 1:11 हो रहा है, तो लगभग हमें वही 20 मिनट का समय लगा पहले व्यक्ति को 9th फ्लोर से निकालने में। मैडम, अभी फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट की आज मॉक ड्रिल आपने की है, मानसून का दौर है, उसको लेकर के अब किस तरह से आगे की तैयारी रहेंगी और किस तरह का पब्लिकली को टूरिस्ट को अलर्ट किया जा रहा है देखते हुए? मानसून में हमने शुरुआत में ही जो भी
ग्रामीण क्षेत्रों में पॉन्ड्स थे, जोहड़ थे, उन जगहों पे चेतावनी बोर्ड लगाए हैं वीबी जीराम जी के तहत। इसके साथ ही शहर में भी एक जनरल चेतावनी जारी की गई थी कि जहाँ पे भी पानी का लेवल बढ़ रहा है उन जगहों पे जाना अवॉइड करें। अगर किसी परिस्थिति में जाना पड़ता है तो बहुत वहाँ सावधानी बरतें। सिलीसेट बांध है, मानसरोवर बांध है, यहाँ पानी की काफ़ी आवक हुई है, तो वहाँ पे हमने अपने स्तर से CDVs को डिप्लॉय किया है ताकि वहाँ कोई भी इशू हो तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हेल्प कर सकें। गोताखोरों का, SDRF का हमें पूरा कंटिजेंट मिला है, पर अब तक किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है उनको डिप्लॉय करने की। मैं सभी अलवर के निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी, भारी मानसून में या मानसून हल्का भी हो तो भी आप पानी से भरे हुए क्षेत्रों पे जाना थोड़ा अवॉइड करें, और यदि ऐसी कोई चीज़ हो तो तुरंत जो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम है उसको सूचना देना सुनिश्चित करें। करोड़ों रुपए की लागत से करीब 3 वर्ष पहले तैयार किए गए मिनी सचिवालय के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तमाम बड़े अधिकारी प्रशासनिक कामकाज को अंजाम देते हैं। परिसर के अंदर बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया है। लगातार 3-4 दिन की हल्की बारिश और वाहनों की आवाजाही के बाद सड़क बैठने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खुलती नजर आ रही है। धंसी सड़क कर्मचारियों, अधिकारियों और आम लोगों के लिए खतरे का कारण भी बन गई है। मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय संचालित हैं। साथ ही बड़ी संख्या में आमजन प्रतिदिन यहां पहुंचते हैं। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और मानकों के अनुसार हुआ होता तो हल्की बारिश में सड़क इस तरह नहीं धंसती। उन्होंने सड़क धंसने के कारणों की तकनीकी जांच और क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग उठाई है। बरखेड़ा में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र 5 साल से फाइलों में कैद है। वर्ष 2021 की बजट घोषणा पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। सरकार बदलने के बाद फाइल अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय में धूल फांक रही है, जबकि कटुमर के सोखरी में इसी बजट घोषणा में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का कार्य जारी है। वहीं क्षेत्र के निवासी आपसी राजनीतिक खींचतान का नुकसान भुगत रहे हैं। अलवर जिले से 2 मंत्री तथा 1 नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी यहां इंडस्ट्रियल एरिया स्थापना का कार्य धरातल पर नहीं उतर पाया है। तत्कालीन सरकार की घोषणा के बाद राजस्व निर्माण प्रशासन और रीको के अधिकारियों ने इस दिशा में काम शुरू किया था। तत्कालीन रीको अधिकारी शेर सिंह लोहारिया, SDM अनुराग रहित, नायब तहसीलदार खेमचंद सैनी सहित टीम ने बरखेड़ा में करीब 90 बीघा भूमि चिन्हित कर भौतिक सत्यापन किया था। 11 अप्रैल 2021 को उपखंड कार्यालय मालाखेड़ा से भूमि आवंटन और किस्म परिवर्तन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेज दिया गया था, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं बरखेड़ा की भौगोलिक स्थिति औद्योगिक क्षेत्र के लिए आदर्श है। बरखेड़ा एरिया उपखंड कार्यालय, CSC, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, विद्युत और जलदाय कार्यालय स्टेट हाईवे 44 और 25 के नजदीक स्थित है। रीको ने तो जमालपुर स्टैंड और अलवर करौली मेगा हाईवे पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का बोर्ड भी लगा दिया था, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर थी। उधर बरखेड़ा सरपंच कृष्णा चौधरी का कहना है कि अब इस पर जल्द अमल होना चाहिए। शिवलाल गुर्जर, लालाराम सैनी, हिम्मत सिंह चौधरी, सावित्री, नरेंद्र मीणा, बलबीर सिंह, बच्चू सिंह, इंदर सिंह यादव, सुनीता देवी और कुसुमा देवी आदि ने भी इस दिशा में मांग की है। उधर क्षेत्रीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मौजूदा सरकार पर इसे लेकर उदासीनता के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि जिलों के विभाजन के बाद अलवर से भिवाड़ी, टपोकड़ा, चौपानकी एवं नीमराणा जैसे औद्योगिक क्षेत्र अलग होने के बाद सिर्फ MIA ही शेष रहा है। ऐसे में अलवर जिले में नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की दिशा में तेजी से काम की जरूरत बनी हुई है। अवधेश सिंह, ATL न्यूज, मालाखेड़ा। राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले के मालाखेड़ा में राजनीतिक खींचतान कितनी हावी है कि 2021 में कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत रीको का उद्योग क्षेत्र आज तक धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। 2021 में तत्कालीन राजस्व अधिकारी रीको के अधिकारियों ने मौका निरीक्षण किया, भूमि का परीक्षण किया और सरकार को सरकारी ज़मीन का आवंटन करने के लिए पत्रावली भेजी गई, लेकिन 5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी राजनीतिक उपेक्षा, आपसी खींचतान का नुकसान इस क्षेत्र की जनता भुगत रही है। ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य बेरोजगार युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सकता था, जो सब दफन हो रहा है। वहीं स्टेट हाईवे 44, स्टेट हाईवे 25 के मुख्य स्थानों पर रीको की ओर से यहाँ प्रस्तावित उद्योग स्थापना के दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए हैं, जो एक प्रकार से दिखावटी दे रहे हैं। मैं अवधेश सिंह।
अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। तेजारा फाटक के समीप रहने वाली महिला शबनम ने अपने पति राम अवतार सैनी पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया। घायल महिला को उसकी छोटी बहन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसने मारपीट की सूचना तत्काल शिवाजी पार्क थाना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। महिला के अनुसार पुलिस ने पहले इलाज कराने की बात कही और इसी दौरान आरोपी पति मौके से फरार हो गया। शबनम का कहना है कि उसका पति वेल्डिंग का काम करता है और शादी के बाद से ही लगातार उसके साथ मारपीट करता आ रहा है। कई बार पुलिस को शिकायत देने के बावजूद हर बार आरोपी के परिजन उसे छुड़वा लाते हैं। महिला ने बताया कि घटना के समय वह अपनी बच्ची और बहन के साथ घर पर मौजूद थी। इसी दौरान उसका पति बाहर से आया और अचानक लोहे की रॉड से उसके हाथ और पैर पर हमला कर दिया। घायल महिला मूल रूप से गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सेमला खुर्द गांव की रहने वाली है। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। मेरा नाम शबनम है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं ना गोविंदगढ़ की रहने वाली हूँ, सेमला खुर्द। जी, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ मैं तेजारा फाटक पे रहती हूँ। बताइए क्या हुआ था आपके मुझे ना मेरे हस्बैंड ने लोहे की रोड से मारी है पूरी तरह। पता नहीं आते ही झगड़ा करने लग गया। अच्छा। गाड़ी चलाता है वहाँ। अच्छा। किसी भी बात पे नहीं हुआ, वैसे जिद बहस करने लग गया बस। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरी सिस्टर मेरे पास रहती है, मैं अकेली वो बाहर चले गई तो मारने लग गया मेरे को। दीदी मैंने कॉल कर दिया पुलिस वालों को। वजह तो पुलिस आई है क्या अभी तक? नहीं, पुलिस वाले नहीं आए। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण के प्रयास, मारपीट और लूट के आरोप सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष ने 8 नामजद आरोपियों सहित कुछ अन्य युवकों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। शिकायत के अनुसार प्रसादी नगर खुदनपुरी निवासी ऋतिक वर्मा गुरुवार सुबह अपनी स्कूटी से SBI बैंक दिल्ली रोड में 1.5 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में एक थार और कई मोटरसाइकिलों पर सवार आरोपियों ने उसकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद उसे घेर लिया, सड़क पर पटककर थार से कुचलने का प्रयास भी किया और रिवॉल्वर दिखाकर जबरन गाड़ी में बिठा लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने ऋतिक से 1.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 15 ग्राम वजनी सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर उसके सिर पर रिवॉल्वर की बट से वार किया गया और लाठी सरियों से बेरहमी से मारपीट की गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे उसके ममेरे भाई अभिषेक जोनवाल ने आसपास के लोगों की मदद से उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया। मारपीट में ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका iPhone 15 और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों से उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। आरोप है कि 28 जुलाई को भी मोबाइल पर ऋतिक को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई थी। उधर घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कुछ युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम ऋतिक है। आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम जितेंद्र है। कहाँ के रहने वाले? खुदनपुरी छात्रावास के पास के। क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए। मैं अपने घर से बैंक जा रहा था, बैंक में पैसे जमा कराने। कौन सी जगह? सूरनगर SBI बैंक में जा रहा था। कितने पैसे? मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे। फिर मैं अपने घर से निकल ही था तो हमारे यहाँ पे जोड़ से पहले एक थार गाड़ी आई थी। उन्होंने मुझे आगे से टक्कर मारी, मैं गिर गया मेरी स्कूटी से। तो गिरते के साथ उन्होंने हवा मारा। मैं बचने के लिए उनसे पीछे छुड़ाने के लिए दूर भागा तो उन्होंने मेरे पीछे नहीं छोड़ा, आगे जाके फिर पकड़ लिया। फिर उधर जो भी उनको हथियार मिले, लाठी डंडे, उनसे वहाँ से मारा। उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, पैसे छीन लिए। कहाँ से आए थे ये? पता नहीं किधर से आए, जोड़ साइड से आ रहे थे। मैं नवन होटल साइड से जा रहा था, सूरनगर साइड। कितने लोग थे थार में? थार में कम से कम ये 7-8 जने थे और 2 बाइकों पे थे और एक बोलेरो में थे। बोलेरो गाड़ी उनको छोड़ के चली गई। फिर उन लोगों को किन को जानते हो आप? मैं कुछ लोग हैं जिनको जानता हूँ, बाकी उनके साथ से एक अमित है, एक दिनेश है, एक अर्जुन, यश है, एक सुमित है और एक विशाल है। रहने वाले ये कुछ खुदनपुरी यही के आसपास के खुदनपुरी के सूरनगर के।
अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक मोर्चरी शुरू की गई है। अब तक अस्पताल की पुरानी और जर्जर मोर्चरी में पोस्टमार्टम किए जाते थे, लेकिन भवन की खराब स्थिति को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं नए भवन में शिफ्ट कर दी गई हैं। नई मोर्चरी में आधुनिक सुविधाओं के साथ शवों के संरक्षण के लिए डीप फ्रीजर का भी इंतजाम है। पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने नए फ्रीजर की मांग शासन स्तर पर भेजी है, लेकिन अभी तक इसकी उपलब्धता नहीं हो सकी है। ऐसे में मेडिकल रिलीफ समिति के माध्यम से नए फ्रीजर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पोस्टमार्टम और शव संरक्षण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं सुविधाजनक हो सके। नई मोर्चरी के अंदर पोस्टमार्टम चालू कर दिए गए, पिछले शुक्रवार से ही चालू किए हैं और इसमें अभी जो डीप फ्रीजर है जो खरीदे जाने हैं उनका कार्य टेंडर प्रक्रिया जारी है और जो पुराने डीप फ्रीजर है उनको शिफ्टिंग के लिए वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। अभी किस तरह की सुविधा मिल पाएगी लोगों को या जूरिस्ट को? अभी जूरिस्ट जो पोस्टमार्टम है वो नई मोर्चरी भवन के अंदर ही कर रहे हैं। इसके अलावा कितनी लागत से फ्रीज आएंगे और अभी क्या समस्या है? जैसे पुराने फ्रीज हैं अभी हमारे पास, ये जो पुराने डीप फ्रीजर जो उसमें लगे हुए हैं वो फिक्स होते हैं, उनके पार्ट्स खोलकर लगाए जाते हैं और ये बड़े डेलिकेट होते हैं। स्पेशल टेक्निकल टीम होती है वही इन्हें कर सकती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, पर वो टीम कार्य कर रही है और जल्दी ये कर लिया जाएगा। नए फ्रीज कौन सा विभाग देगा हमको? नए डीप फ्रीजर के लिए ये राजमेश को लिखा जा चुका है, लेकिन वहां से नहीं आए तो यहाँ से लिए जा रहे हैं। राजकीय नर्सिंग कॉलेज तिजारा एवं राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय द्वारा जिला अस्पताल परिसर में अंगदान महादान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसका उद्देश्य आमजन को अंगदान के प्रति प्रेरित करना और इसके महत्व से अवगत कराना था। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक रंगोली, मेहंदी एवं स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लेकर अंगदान का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केके हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर केके शर्मा रहे। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा, नर्सिंग कॉलेज तिजारा के प्राचार्य राजपाल यादव सहित सामान्य चिकित्सालय का स्टाफ मौजूद रहा। वक्ताओं ने कहा कि अंगदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे बड़ा माध्यम है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ये हमारे यहाँ तिजारा नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं श्री राजपाल यादव जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है ताकि बच्चे इसमें मेहंदी, रंगोली और पोस्टर के द्वारा इन्होंने अपना हुनर दिखाया है और अंगदान के प्रति समाज को जागरूक किया है। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। अंगदान माह के रूप में अगस्त माह को चुना गया है और इसमें रोज़ हर सप्ताह नित्य नए नए अपन कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी को बस यही संदेश है कि ये अंगदान करने से शरीर खराब नहीं होता, इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा होता है जो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने परिवारजन के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, और उन्हें सालों तक नंबर नहीं आता है और हम इस तरह का कुछ जागरूकता लेकर आए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अंगदान के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति? इसमें अंगदान की ओथ ली जाए और ज़रूरी नहीं कि वो टीम आके आपसे संपर्क करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपके संपर्क साधा जा सकता है और जो टीम है वो आती है और अपने यहाँ इस राजीव गांधी हॉस्पिटल को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में डेवलप किया जाने की कोशिश चल रही है ताकि यहीं आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेटर हैं सुनील खंडेलवाल जी, डॉक्टर सुनील खंडेलवाल, उनसे संपर्क किया जा सकता है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भूखंड से करीब 80,000 रुपए कीमत के बिजली वायर चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सेक्टर 6 निवासी योगेश शर्मा के अनुसार चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया गया है। योगेश शर्मा ने बताया कि इससे पहले को भी इसी भूखंड से विद्युत मोटर और अन्य सामान चोरी हो चुका है। उस समय भी पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई अजय कुमार को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित मत्स्य नगर आगार प्लेटफॉर्म पर गुरुवार को एक व्यक्ति अचेत हालत में मिला। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस चौकी इंचार्ज दया सिंह चौधरी ने उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामान्य चिकित्सालय भिजवाया।
चौधरी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे 40 से 45 साल के मध्य आयु वाला वह व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर परिजनों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर गुरुवार को अलवर के त्रिपोलिया स्थित त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना की गई। श्रद्धालुओं के अनुसार श्रावण मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस मौके पर बेलपत्र, पुष्प, धतूरा और चंदन आदि से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। श्री जगन्नाथ मेला कमेटी अलवर द्वारा हाल ही में 50 से अधिक विद्यालयों में एक साथ निबंध प्रतियोगिता करवाई गई थी। इसका विषय था अलवर का लोक उत्सव भगवान श्री जगन्नाथ मेला महोत्सव। इसके विजेता बालक बालिकाओं को 1 अगस्त को शाम 5 बजे सुभाष चौक से श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। संयोजक ओपी शर्मा ने बताया कि इसमें 5000 बालक बालिकाओं ने 3 वर्गों में भाग लिया था। इसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ 5-5 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही भाग लेने वाले सभी विद्यालयों को श्री जगन्नाथ मेला कमेटी अलवर द्वारा सहभागिता सम्मान प्रदान किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में स्काउट एंड गाइड फेलोशिप की ओर से पौधरोपण किया गया। जिला अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि बच्चों के साथ ईश वंदना के बाद अशोक के 5 पौधे लगाए गए। इसके अलावा संरक्षक हरीश कालरा द्वारा प्रदान 5 वर्ष पुराना वटवृक्ष लगाया गया है। जिला अध्यक्ष गुप्ता ने बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारित करने, कार्य करने की सलाह दी। साथ ही गुरुओं एवं माता पिता का सम्मान करने पर भी जोर दिया। जबकि संरक्षक कालरा ने जानकारी दी कि सदस्य गोविंद गोयल द्वारा इस स्कूल में 4 कमरे बनवाए गए हैं। अन्य सदस्यों सहित उद्योगपति विजय डाटा द्वारा भी लाखों रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। शिक्षक लोकेश के अनुसार यहाँ सिर्फ 2 कमरों का जर्जर भवन था, लेकिन धीरे धीरे स्कूल की काया पलट हो गई और शिक्षकों ने भी मिलकर एक कमरे का निर्माण करवाया है। अंत में प्रिंसिपल अरुणा जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सचिव ताराचंद अग्रवाल, राजेश कुमार भट्ट, सुरेंद्र कुमार सोनी, राम प्रकाश गुप्ता, अशोक आहूजा, गोविंद गोयल, प्रवीण शर्मा और BR निमेश आदि मौजूद रहे। जबकि मंच संचालन लोकेश कुमार शर्मा ने किया। जयकृष्ण क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम कंपनी बाग के सामने स्थित रिवाज रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता, मुख्य सलाहकार राजकुमार गोयल, संरक्षक सुरेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, रमेश नारवानी, अजय मेठी, लीलाराम सैनी, अनिल वर्मा, चंदन एवं बलदेव आदि ने स्वागत किया। अध्यक्ष मेहंदी रत्ता ने कहा कि जयकृष्ण क्लब की नई कार्यकारिणी शहर के सामाजिक और व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्लब के नवनिर्वाचित सचिव राजेश गुप्ता ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्लब के विकास और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वे लगातार तत्पर रहेंगे। अखिल भारतीय महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर्स एसोसिएशन का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय अधिवेशन नारायणी धाम में संपन्न हो गया है। इस दौरान शपथ ग्रहण, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण के साथ ही 7 सूत्रीय मांगों का अनुमोदन किया गया। अधिवेशन में राजस्थान प्रदेश, जिला और तहसील अध्यक्षों की भागीदारी रही। हेमनारायण सेन द्वारा स्वरचित कविता चलो बुलावा आया है, नारायणी माता ने बुलाया है कविता से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वहीं 2 दिनों तक पदाधिकारियों ने समाज हित और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं सामाजिक सरोकार निभाते हुए नारायणी धाम परिसर में स्वच्छता अभियान सहित सघन पौधरोपण भी किया गया। साथ ही मुख्य सत्र में समाज के विकास, शिक्षा के प्रसार और अधिकारों की रक्षा के लिए 7 सूत्रीय मांग पत्र का अनुमोदन हुआ। इसके अलावा राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और तहसील अध्यक्षों को प्रांतीय अध्यक्ष पूरण सिंह अड्डा द्वारा शपथ दिलाई गई। बैनर तले आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम इस कबीला में अपने कर्म निष्ठा और पूर्ण भाव से सम्मिलित होकर आगे समाज के लिए काम करेंगे। उधर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ समाज की सेवा करने और संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मुख्य वक्ताओं में नरेश कुमार सेन, सुरेश चंद्र भगवत प्रसाद, दिनेश कुमार, मुरारी लाल, दुलीचंद सेन, जयसिंह एवं एडवोकेट सुषमा सांची आदि शामिल थे। जबकि प्रदेश महासचिव हेमनारायण सेन ने मंच संचालन किया। प्लास्टिक का सही निपटान करना आज की बड़ी जरूरत है। हमारा समाज पर्यावरण के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है। हमारी 6वीं मांग ग्रीन मिशन को लेकर हम चाहते हैं कि सरकार सैलून व्यवसाय को पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली
अपना सहयोग करें। धरातल से लेकर ऊपर तक सब बराबर है, हम सब एक ही जाति से हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने अपने समाज के लिए जो संघर्ष किया, अपने आरक्षण के लिए जो बड़ी मेहनत करके और बिहार में जो लागू करवाया है, तो हमें भी उसी लगन से, उसी एकता के साथ में अपने भेदभाव छुड़ा के, मतलब भेदभाव छोड़ के सबको समान भाव से लेकर उसी लड़ाई के लिए सरकार से मांग करनी है। हर पद में उनका हिस्सा है और हमारी जात भी नीची लो कास्ट में जाती जा रही है। हमारे जो जाति के हैं लोग, ये सब मैं देखती हूँ कि मैं राजनीति में भी रही हूँ, कांग्रेस की उपाध्यक्ष रही हूँ। मतलब अपने आप को हीन मत समझो, लोग कुछ भी समझे। जब अपने आप को आप अच्छी तरह मेंटेन करके रखोगे, अपने हौसले बुलंद करके रखोगे। समापन सत्र में देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। अंत में प्रदेश अध्यक्ष पूरण सिंह ने आभार जताया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आमजन से 2 माह का एडवांस बिजली का बिल जमा कराने के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन होगा। बिजलीघर सर्किल स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी के जिला सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार उपभोक्ता अपने बिजली के बिल लगातार जमा करवा रहे हैं, ऐसे में एडवांस बिल जमा करवाकर भार डालना उचित नहीं है। विद्युत निगम बिजली कनेक्शन काटने का भी दबाव बना रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। आम जनता को नोटिस दे करके 2 माह के एडवांस बिल जमा कराने के निर्देश दे रही है। साथ में उस नोटिस में ये भी अवगत कराया है कि अगर आप ये राशि जमा नहीं कराएंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि जो पैसा आप जमा कराएंगे उसका हम ब्याज भी देंगे। ये आम जनता पर इस महंगाई के दौर में बहुत बड़ी मुश्किल ये सरकार ला रही है, जबकि डबल इंजन की सरकार है जो आम जनता को राहत देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। आम जनता पहले ही डीजल पेट्रोल के दामों से भारी मुसीबत में है। साथ ही अभी इस मोदी सरकार ने 5% जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दाल चावल गेहूँ सब पर 5% GST लगा दी है। दूसरा वहीं पर इस सरकार ने जो हमारा टोल गेट है, जो अंतर्राज्यीय राज्य मार्ग जो हैं उन पर 5 से 30 रुपये का और टोल इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है और आम जनता को परेशान किए जा रही है। एक और जहां आम जनता को राहत देनी चाहिए थी और जनता पर लगातार ये आर्थिक बोझ डाल रही है। और वहीं दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हुए अधिवेशन में अलवर से ट्रेड यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि पहुंचे। कम्युनिस्ट एवं श्रमिक नेता तेजपाल सैनी के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने, खाद की समस्या दूर करने और श्रमिक कोड बिल वापस लेने आदि मांगे उठाई गई हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में 10 अगस्त को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तालकटोरा स्टेडियम में कल दुनिया भर के शहरों के जो भी हमारे मजदूर थे, 10 ट्रेड यूनियनों के और संयुक्त किसान मोर्चा के एक संयुक्त कन्वेंशन तालकटोरा स्टेडियम में कल आयोजित किया गया। उसमें विस्तृत रूप से जो अभी छात्रों ने आंदोलन किया उस पर अपने विचार व्यक्त किए गए और सरकार की कड़ी भर्त्सना की गई और जिस प्रकार की उसके पश्चात जो समझौता हुआ है उसके बाद की जो सरकारी कार्रवाइयाँ हैं वो भी उसका भी विरोध किया गया। इस कन्वेंशन में मुख्य रूप से किसानों की जो समस्याएं हैं, MSP की है और खाद की समस्याएं हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए भी निर्णय लिया गया। साथ ही जो श्रमिकों के 10 करोड़ बिल लागू सरकार ने किए हैं, न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, ठेकेदारी प्रथा का सवाल है, इस प्रकार के जो सवाल है अब आगे के जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसान और मजदूर मिलकर के इस देश में संघर्ष करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। इस सरकार ने जिस तरह की जो तानाशाही चल रही है उस सरकार के जो तानाशाही रवैये हैं, इनकी नीतियां हैं, उनका भी कड़ा विरोध किया गया और 10 अगस्त को श्रमिक और किसान मोर्चा पूरे देश भर में एक आंदोलन करेंगे जिसमें धरने, प्रदर्शन, रेल रोको, रास्ता रोको, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो 10 तारीख की तैयारी में सभी श्रमिक संगठन और किसान मोर्चा अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अपना ये कार्यक्रम। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरिस्का से सटे तुलसीवाला गांव में बाघ के आने और रेस्क्यू के बाद दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग तेज हो गई है। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत आयोजित की गई। सरिस्का में हुए इस आयोजन की अध्यक्षता बोधन राम ने की। इस दौरान घटना के बाद 156 ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर जोर दिया गया। महापंचायत में कोटपुतली, बहरोड, टहला, राजगढ़, किशनगढ़, तेजारा, थानागाजी, नारायणपुर और सिलीसेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। वहीं अकबरपुर थाना सहित कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री भूपत सिंह बालियान और पेमाराम सैनी ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ग्रामीण पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण सहित सरिस्का क्षेत्र की कई मूलभूत मांगे लंबे समय से लंबित है, जिन पर अब तक समाधान नहीं हुआ है। वहीं राकेश दायमा और रामजी लाल बैसला ने कहा कि यदि तुलसीवाला घटना में दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो किसान और ग्रामीण बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सरिस्का बाग परियोजना से सटे तुलसीवाला गांव में टाइगर के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की रेस्क्यू टीम पर पथराव कर दिया था, जिसमें विभाग के वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ अधिकारी भी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने 156 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे। इन्हीं मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर यह महापंचायत आयोजित की गई। 2008 के बाद से इन्होंने इतना परेशान कर रखा है। लगभग आज 2026 है, 16-17 साल हो गए आंदोलन को चलते हुए, आज तक कोई भी मानी नहीं गई है। दूसरा भी जो टाइगर के हमले में युवक घायल हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने एक तो 150-200 लोगों पर FIR दर्ज करवा दी, उसको वापस नहीं ले रहे, ना उसका कोई मुआवजा दिया। 5 बीघे ज़मीन है जो उसका मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरा इनसे यही अपील है, तो पहले तो ये इसका 892 वर्ग का कोर एरिया का कोई सीमांकन नहीं किया गया। धीरे धीरे ये वन भूमि के साथ हमारी जो जानवरों की चारागाह भूमि थी उसको खा गई। अब धीरे धीरे गाँवों की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे मकानों को खा रहे हैं, दुकानों को खा रहे हैं। ये तो ऐसे अगर चलता रहा तो फिर कहाँ तक चलेगा, ये तो गाँव वैसे दब जाएंगे। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि मांगे मान ली जाए। आज की जो मांग है विश्व त्रिमांग पत्र,
28 तारीख को हमने जिला प्रशासन को दे दिया। उसमें मांग है, दो मेन महत्वपूर्ण मांग तो जो टाइगर का हमला हुआ है वो है, लोगों पे केस लगे, वो तो मेन प्रमुख है। उसके साथ में खाद बीज की है, बिजली की है, रेवेन्यू की है, रोड की है, ये सारी मांगे हैं, उनकी सबकी तैयारी हम करके आए हैं। अब प्रशासन ने भी अवगत तो ये कलेक्टर साहब ने सब विभागों को बुला के सतर्क कर दिया, सबकी समीक्षा की है। कलेक्टर साहब का सकारात्मक रुख है, ये हम मानते हैं। अब उसमें कहां तक ये खरे उतरते हैं, किसान और प्रशासन कहां तक खरा उतरता है, किन मांगों को मानता है नहीं मानता है, वो आगे की रणनीति। तुलसीवाला गांव में हाल ही में हुई टाइगर घटना को लेकर आज आप देख सकते हो कि 186 गांव के जो ग्रामीण है यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो इनका मुकदमा, जो टाइगर घटना के बाद मुकदमा होता है, उनको वापस लेने की इनकी मांग है। तो आज आपको हम जो ग्रामीण है यहाँ एकत्रित हुए उनसे जान लेते हैं कि इनकी किस तरह की मीटिंग है और क्या इनकी मांग है और प्रशासन इनसे ये क्या उनके समक्ष रखेंगे। जी सर, नाम बताओ सर आपका। मेरा नाम राकेश दायमा है। हमारी जो महापंचायत है वो इसमें जो 15 तारीख को तुलसीवाड़ा गांव में घटना घटित हुई, वन विभाग की लापरवाही से हुई, वन विभाग के सामंजस्य की वजह से हुई। जब ये सोचो कि गांव वालों ने सुबह 5 बजे ये बोल दिया कि आपका टाइगर आया हुआ है, लगभग 5 या 6 शाम के बज चुके, कोई भी वन विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी गांव ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर रहा। हमारे युवक पे हमला हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा युवक भर्ती है हॉस्पिटल में। आज तक वन विभाग किसी अधिकारी ने और जिम्मेदार प्रशासन से आदमी तक मिलने तक उचित नहीं समझा, नहीं कोई मुआवजे की बात कर रहे कि उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं है। और हमारे जो जंगल में भोले भाले लोग रहते हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसलिए उन निर्दोष किसानों पर मुकदमा वापस लेने के लिए, हम प्रशासन से आगाह करने के लिए, चेतावनी देने के लिए महापंचायत का आयोजन किया है। समय रहते हुए प्रशासन मुकदमा वापस नहीं लेगा तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। क्योंकि ये इस घटना के बारे में, टाइगर के बारे में भी हम लोगों ने मौखिक रूप से, लिखित रूप से नारायणपुर उपखंड अधिकारी को और वन विभाग के प्रत्येक अधिकारी को, आप देखोगे मीडिया के माध्यम से, सब समाचार चैनलों के माध्यम से हमने ये अवगत करा दिया था कि आपका टाइगर हमारे इलाके में घूम रहा है, हमारे घरों में घूम रहा है, क्या करे बताओ। उसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, दादागिरी करते हैं, इन गरीब लोगों पे मुकदमा दर्ज करके उनकी जुबान, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। हम किसान हैं, किसानों की आवाज, देश में ऐसी कोई ताकत ही पैदा नहीं हुई जो किसानों की आवाज दबाएगा। जी, हाल ही में इन्होंने पहले भी प्रशासन को अवगत करा दिया है, फिर भी प्रशासन अपनी हट पर, वन विभाग अपनी हट पर लगा हुआ, तो क्या कहोगे, हट किस तरह टूटेगी? सच्चाई तो ये था, हम भी एक भारत के नागरिक हैं, हमको भी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। हम भी रह रहे हैं जहाँ हमारा जीवन यापन हो रहा है, वहाँ हम जंगल में हैं या भैंस बकरी रखते हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी खेतियां हैं, और हमको दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। ये जो ऐसा कर रहे हैं ये तानाशाही काम है। ऐसे अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ करता था, जो मर्जी आए जिस पे केस लगा देना, मर्जी आए जैसे ऐसे कर लेना, कोई बात को नहीं मानना। शेर सुरक्षित है, अच्छी ले गए उसको, लेकिन हमारे आदमी को चोट लगी हॉस्पिटल में, बेचारा अभी पता नहीं जी एक मरे, हॉस्पिटल में भर्ती है, और फिर भी हमारा ही आदमी घायल हुआ और हमारे आदमियों पे केस लगे। ये कौन सा तरीका है? अभी हमारा किसान यूनियन का जो हमारा एजेंडा है, अभी जो भेड़े हो रहे हैं उसमें निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है आगे, और ये बड़ा रूप ले लेगा। और हम पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, या तो समय रहते हुए वो हमसे वार्तालाप के लिए पहुंचे, वरना ये बड़ा रूप लेगा। फिर इसके प्रशासन ही जिम्मेदार है। हम लोग ने, राकेश जी ने अभी जो बताया वो जोरदार बात बताई। जी, यहाँ जो सरिस्का के समीपवर्ती ग्रामीण है, करीब 5 जिलों के बता रहे हैं, तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अभी ये मीटिंग चले, इसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगामी समय में कैसा इनका आंदोलन हो, क्या रूपरेखा तैयार हो। क्योंकि जो ग्रामीणों ने आंदोलन की राह चुनी है, अगर प्रशासन समय रहते भी जाग जाएगा तो शायद ये यहीं रुक जाएगा। और प्रशासन को यहाँ आकर मांग भी इनकी माननी चाहिए और यहाँ आकर इनसे बात भी करनी चाहिए। तो अभी इनकी मीटिंग चली, तो आगामी समय में और देखते हैं किस तरह का इनका आंदोलन होता है। भूपत जी बालियान जी हमारे साथ है, किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री। जी, क्या कहोगे सर? जो यहाँ के आए हैं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अभी मीटिंग ली जा रही है, उसके बाद जो निर्णय लेगा उसमें देखेंगे कि किस तरह का निर्णय लिया जाएगा। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अलवर के वर्तमान जिलाध्यक्ष और सेवानिवृत्त उप निरीक्षक दिलीप शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान के प्रदेश सचिव सुखदेव व्यास द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें जयपुर संभाग का संभागीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिलीप शर्मा को अलवर जिले बहरोड कोटपुतली एवं तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया है। यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर पैदल यात्रा जारी है। 20वें दिन यात्रा ने जोबनेर में रात्रि विश्राम किया और विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें अलवर जिले से भी बड़ी संख्या में करणी सैनिक, समता आंदोलन और सामान्य वर्ग के लोगों ने भाग लिया।
यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, गजेंद्र सिंह, दीपक सिंह और विक्रम सिंह सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं हाथों में मशाल और भगवा ध्वज लेकर कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। वहीं समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम अवतार सिंह चौहान ने बताया कि 3 अगस्त को जयपुर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन होगा। इसमें अलवर से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूजीसी नियमों में संशोधन को वापस लेना और सामान्य वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिलाना है। अलवर जिले के कलेशान ठेकड़ीन में अरावली की ऊंची चोटी पर श्री भूरा सिद्ध जी महाराज का धाम है। यहाँ गुफा में स्थित प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालु मनीष ने बताया कि इस अवसर पर विशाल भंडारे और पतंगल सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। जिले के प्रसिद्ध लोक देवता भर्तरी के धाम पर सावन माह के शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। कांवड़ियों का पहला जत्था भी भर्तरी धाम पहुंचा। करीब 40 श्रद्धालुओं का दल पाराशर धाम से पवित्र जल लेकर भर्तरी धाम पहुंचा और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उधर मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन और भाद्रपद माह में यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ रहती है। भादो माह में यहाँ पारंपरिक मेले का भी आयोजन रहेगा। और आज से सावन का महीना लग गया है। भोले के भक्त स्टार्ट हो गए हैं कावड़ लेके आने के लिए। आज भी एक गांव के भक्त थे, 20 लोगों का जत्था है जो पाराशर जी के कावड़ लेके और मंदिर में पधारे हैं और अभी वो कावड़ चढ़ा रहे हैं। और कावड़ चढ़ाने के साथ में बहुत ही उत्साह के साथ में मंदिर में मान्यताएं मांग रहे हैं, उनकी मान्यताएं पूरी हो रही हैं। मेरा नाम है सरिस्का चेरनी और आज भर्तरी महाराज के सावन लग गया है, तो देख सकते हो आप दूर दूर के यात्री आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हमारे गांव के वासियों ने भर्तरी महाराज के कावड़ की यात्रा भी लाई थी बाबा पाराशर धाम से और आज भर्तरी में उसे चढ़ाई जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी दूर दूर से पधारो। भर्तरी महाराज का लक्की मेला भी आने वाला है भाद्रपद की अष्टमी को। सकट कस्बे की आसन की डूंगरी खाकनाथ बाबा मंदिर पर नवनिर्मित नव कुंडात्मक यज्ञशाला का पूजन कार्यक्रम जारी है। इसे लेकर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन बुधवार को पूर्णाहुति और भंडारे के साथ हो गया है। आयोजक कमेटी से जुड़े छुट्टन लाल मीणा ने बताया कि पंडित रामबाबू शर्मा ने मंत्रोच्चारण के साथ कथा की पूर्णाहुति संपन्न करवाई। साथ ही शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। वहीं कथावाचक साईं राम महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गुणगान किया और लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। इस मौके पर हुए पद दंगल में राम सिंह, लल्लूराम सैनी, श्यामलाल, बलराम और कमलेश खेड़िया सहित अन्य कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, पूर्व सरपंच मोतीलाल मीणा, गोपाल लाटा, मोतीलाल गुर्जर, रामकरण मीणा, रामस्वरूप, नरसीराम, जगदीश प्रसाद और पप्पू राम मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब बात राजगढ़ की, जहां मौसम के उतार चढ़ाव के चलते रोगियों की संख्या बढ़ गई है। स्थानीय सीएचसी में डायरिया, बुखार, पेट दर्द और चर्म रोग के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत से मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। स्थानीय चिकित्सालय में सोमवार को 1821, मंगलवार को 1158 और बुधवार को 1237 मरीजों का ओपीडी रहा। ऐसे में खासी भीड़ देखी जा रही है। टीबी यूनिट राजगढ़ द्वारा ब्लॉक के विभिन्न राजकीय छात्रावासों में टीबी स्क्रीनिंग एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मनीष कुमार मीणा, विनोद कुमार, प्रिया मीणा एवं ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने छात्रावासों में रह रहे सभी विद्यार्थियों की टीबी स्क्रीनिंग की और उन्हें क्षय रोग के प्रति जागरूक किया। इस दौरान विद्यार्थियों को टीबी रोग के लक्षण, समय पर जांच, निःशुल्क उपचार एवं रोग से बचाव के प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पोषण सहायता राशि और निक्षय मित्र योजना के माध्यम से दिए जाने वाले पोषण किट आदि के बारे में भी अवगत कराया। यह कार्यक्रम सकट, दुब्बी, करोड़ और राजगढ़ के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सहित देवनारायण छात्रावास में आयोजित हुए। बड़ौदा में कस्बे के गंडूरा मोड़ स्थित जैन नसियाजी परिसर में गुरुवार को शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से कैंप लगाया गया। स्वर्गीय अरविंद कुमार जैन की स्मृति में इस नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ। यह कैंप संदीप जैन, प्रदीप जैन एवं अभय जैन के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस दौरान 120 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई। साथ ही 40 मोतियाबिंद मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए हुआ।
संयोजक अभय जैन ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती सैमली में गुरु पूर्णिमा पर श्री श्याम मित्र मंडल एवं ग्रामीणों ने प्याऊ एवं प्रसाद वितरण शिविर का आयोजन किया। यहाँ श्रद्धालुओं और राहगीरों को नींबू की शिकंजी, फल और मिठाई आदि का वितरण हुआ। इस सेवा कार्य में ब्रजमोहन चौधरी, हरिओम राजपूत, अजीत जोगी, टोनू राजपूत, गोपाल गुप्ता और राहुल यादव आदि ने सहयोग दिया। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसके तहत कार्यक्रम के पोस्टर एवं फ्लैक्स बैनर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा, समर्पण और क्षेत्रीय विकास के मूल मंत्र को दोहराया। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिनों तक कोटपुतली क्षेत्र के विभिन्न वार्डों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, गौसेवा और पर्यावरण आदि के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहीं प्रमुख मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और पूजन के अलावा रक्तदान एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी होगा। उधर बैनर विमोचन के अवसर पर जिला मंत्री एडवोकेट महेंद्र कुमार सैनी और शहर मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सैनी आदि उपस्थित रहे। कोटपुतली के विधायक माननीय विधायक श्री हंसराज जी पटेल के जन्म उत्सव से हम 15 अगस्त तक एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। हम हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये जन जागरण अभियान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्रवासियों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। जो सेवा पखवाड़ा है, इसमें हम जो क्षेत्र में अनेक गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसमें हम सघन वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प लेकर इस कार्यक्रम का आह्वान करेंगे। साथ ही साथ स्वच्छ भारत, स्वच्छ कोटपुतली के लिए हम एक संकल्प लेंगे कि हम अपने क्षेत्र को कैसे हरा भरा और सुंदर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने शहरवासियों, नगरवासियों जो निर्धन है, असहाय हैं, उनको हम अपने साथ लेके कैसे आगे बढ़ सकें और उनको बुनियादी सुविधाओं का पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प के साथ आनंदवन बाईपास खैरतल में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ 51 फलदार पौधे लगाकर इनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष सीए ललित गुप्ता, लियो क्लब अध्यक्ष गुण अरोड़ा गुप्ता और ब्रह्म कुमारी प्रतिनिधि गौरी आदि उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रसाद का भी वितरण किया गया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने राजकीय अंबेडकर छात्रावास एवं ज्योतिबा फुले बालिका छात्रावास मुंडावर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही छात्रावास परिसर की साफ सफाई, रसोई घर, भोजनशाला एवं अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई का भी आकलन किया। साथ ही विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने का संदेश देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही उज्जवल भविष्य का आधार है। और वहीं खैरतल तिजारा में जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। इसमें जिले के विकास और जन अभियोग विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने बिजली और पानी के बिलों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही बिना लाइसेंस की मीट की दुकानें, देर रात तक शराब बिक्री, गौकशी और ऑटो टिपर कचरे का निस्तारण आदि को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। समिति के सदस्यों ने सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य, कचरा संग्रहण एवं अतिक्रमण संबंधी समस्याओं से अवगत कराया। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह आदि मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र के भाजपा नेता रामवीर शाहबादी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 4 अगस्त को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। पलड़िया रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि यह शिविर जैन नसियाजी मैरिज होम तिजारा में लगेगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है। शाहबादी ने सभी युवाओं और क्षेत्रवासियों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की है। शिविर में रक्तदान के साथ ही मरीजों के लिए निःशुल्क दवाई वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए विधायक महंत बालकनाथ के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। नौगांव के बसेठिया परिवार और अल्ट्राटेक केमिकल टाइल्स फिक्सो कंपनी की तरफ से टाइल्स पत्थर के शिल्पकारों की बैठक का आयोजन किया गया। कंपनी के सीईओ ने बताया कि इस केमिकल से
टाइल लगाने में सुविधा होती है और दीवारों पर सीलन नहीं आती। साथ ही शिल्पकारों को इसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही सभी शिल्पकारों को सम्मानित भी किया गया। आज जो यहाँ पर नौगावा में अपन ने जो मीटिंग कराई है अल्ट्राटेक के माध्यम से, इसमें कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद वगैरह है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। हमारे शिल्पकार कारीगर भाइयों को उनकी जानकारी, प्लस उनसे जुड़े हुए क्या लाभ दे रही है कंपनी, स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है, वो भाई आमतौर पे वो जागरूकता के अभाव में लोग उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते, उसके लिए मीटिंग आयोजित की। तो जो सबसे पहले तो मैं आप प्रेस वासियों को सबसे अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पधारे और हमारे आपके सानिध्य में हमारे प्यारे लाल जी ने जो इतना अच्छा शुभारंभ अल्ट्राटेक के बीपीडी केमिकल्स का किया है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि नौगामा में ये फर्स्ट मीटिंग है, क्योंकि उससे पहले अपने यहाँ पे कोई ऐसे प्रोग्राम फंक्शन नहीं होते थे अल्ट्राटेक के। क्योंकि अल्ट्राटेक वैसे जाना जाता है कि इंडिया का टॉपेस्ट ब्रांड है, वर्ल्ड का 2nd नंबर का है, बट इंडिया का पहले नंबर का ब्रांड है। तो इसके उपलक्ष्य में हमने क्या प्यारे लाल जी को यहाँ पे जो बीपीडी का डिस्ट्रीब्यूटर इनको सुपुर्द किया है। यहाँ ये केमिकल्स, टाइल्स केमिकल्स, लिक्विड ड्राई, ये इनके पास प्रोडक्ट अपने अल्ट्राटेक के मिलते हैं। आज हमने नौगावा में ऑस्ट्रेलिया पेंट्स के यहाँ पे अल्ट्राटेक परिवार की तरफ से, अल्ट्राटेक केमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक शिल्पकार मीटिंग का आयोजन किया है। वो मीटिंग काफ़ी समय से आयोजित थी, लेकिन आज वो मीटिंग कंप्लीट हो गई है और बसेटिया परिवार ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। आप जैसा देख सकते हैं हमारे शिल्पकार जो हैं इनके पास, जैसे इनके पास बसेटिया परिवार ने अल्ट्राटेक की टी शर्ट के ऊपर अपना प्रिंट छपवा के अल्ट्राटेक का सहयोग लेके और अल्ट्राटेक की ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्रांडिंग करवाई है। और ये जो मीटिंग का आयोजन सिर्फ प्यारे लाल जी की तरफ से संपन्न हो पाया है। मेवात के महान संत बाबा लालदास महाराज का 486वां जन्मोत्सव शेरपुर स्थित धाम पर धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के दौरान विशाल मेले और मेडिकल कैंप का आयोजन भी मंदिर परिसर में होगा। बाबा लालदास समिति शेरपुर के अध्यक्ष रवि कपूर ने बताया कि 3 अगस्त को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह होंगे। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा शिविर सहित शाम को श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा होगा। रात को सामूहिक आरती, पाद प्रक्षालन, चादर समारोह और विशाल जागरण का भी आयोजन रहेगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जल भराव की समस्या से खफा लोगों ने किया चक्का जाम। परशुराम सर्किल पर वाहनों की लगी कतारें। पनाश सोसाइटी में आग की सूचना से मचा हड़कंप और हुई मॉक ड्रिल। हाई राइज बिल्डिंग में आपदा प्रबंधन के लिए कलेक्टर और एसपी सहित पहुंचे कई विभाग। मिनी सचिवालय परिसर में धंसी सड़क और निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। हल्की बारिश के बाद ही खुली पोल। और 5 साल से फाइलों में कैद है बरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। सुस्ती के चलते सिरे नहीं चढ़ी योजना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।